वेलकम बैक टू अलियम केमिस्ट्री। आईआईटी जैम 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम कौन सी बुक्स को पढ़ें, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कोचिंग लें या ना लें, सिलेबस क्या होगा, नोट्स कैसे बनाएं, अपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और स्टार्टअप कहाँ से लें, स्टडी प्लान, हमारे बेसिक्स इतने वीक नहीं है तो क्या हम कोई एनसीईआरटी बुक पढ़ें जिससे हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, या क्लास 11th और 12th की बुक्स को पढ़कर हम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। मैनेज टाइम, हम अपने कॉलेज की क्लासेस के साथ, अपने कॉलेज के टाइम के साथ कैसे अपनी आईआईटी जैम 2023 की तैयारी करें। या आपका एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपका ड्रॉप ईयर, आपने 2023 के लिए पूरा ईयर ड्रॉप कर दिया है या आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, देन हाउ यू प्रिपेयर फॉर द आईआईटी जैम 2023। ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं और मैं आज के इस वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर आपका जो कॉमन क्वेश्चन है जिसके लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है, आप 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि कैसे स्टार्टअप किया जाए, सपोज आप ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है या थर्ड ईयर के स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर मैं इन सभी बात इनको तो डिस्कस करूंगी, साथ साथ कुछ अदर पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करूंगी, मोटिवेशन डोज, अदर इशू लाइक किसी की शादी हो जाती है प्रिपरेशन के टाइम पर तो वो कैसे मैनेज करे, एक कॉमन क्वेश्चन, मेन मंत्रा क्या होना चाहिए और कमेंट सेक्शन का कैसे हम बेनिफिट्स कर सकते हैं। तो आज इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, वन बाय वन इन सब के बारे में डिस्कस होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो पेपर पैटर्न, आईआईटी जैम 2023 का पेपर, क्वेश्चन जो आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, देयर विल बी द 60 क्वेश्चन, वहां पर 60 क्वेश्चंस होंगे। और अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करती हूँ तो टोटल मार्क्स आपके पास होंगे 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 60 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है सेक्शन वाइज। सेक्शन ए में डिवाइड कर रखा है, दिस इज द सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड द सेक्शन सी। यहाँ पर एग्जाम में आपको 3 सेक्शन नजर आएंगे। सेक्शन ए को बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आपको अपने पेपर का पैटर्न बता रहे हैं। तो एमसीक्यू वहां पर आपको 1 to 30 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें से 1 to 20 जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपके 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होगा, देर विल बी द 1 मार्क्स। और अगर उसके बाद मैं बात करूँ 11 से लेकर 30 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन ए आपका कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। एक सेक्शन ए आपका है जो 50 मार्क्स का है। उसके बाद हम बात करेंगे बी, सेक्शन बी यानी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 40 तक, और यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अवेलेबल है। इसका मतलब ये सेक्शन आपका कितने नंबर का हो गया, 20 मार्क्स का ये आपका सेक्शन हो गया। दिस इज द 20 मार्क्स। एनएटी की बात करेंगे तो एनएटी आपका 41 से 60 तक होता है, जिसमें अगर इन्होंने क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा है कि 41 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, वो 1 मार्क्स के रहेंगे आपके। और अगर हम 51 से 60 तक की बात करेंगे तो वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, देयर विल बी द 2 मार्क्स क्वेश्चन। यानी कि ये वाला सेक्शन आपका कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स का। अब मैं आपको आगे और बता देती हूँ। तो यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी मिलाकर 50 मार्क्स है, ये दोनों आपके 50 मार्क्स के हैं, और सेक्शन ए अकेला आपका 50 मार्क्स का है। ये तो बात रही थोड़ा सा पेपर पैटर्न बताया। उसके बाद मेन पॉइंट आता है नेगेटिव मार्किंग, कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। सो देयर नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन ए में सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है, ओनली एंड ओनली, यहाँ पर ओनली एंड ओनली सिर्फ आपके सेक्शन ए में क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। ना तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है और ना ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। यहाँ पर कितना होता है, अगर हम सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर है 1/3 मार्क्स। आपका जो भी मार्क्स है, जैसे 1 मार्क्स का तो 1/3, और यहाँ पे 2/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा इफ यू चूज द रॉन्ग ऑप्शन। सो ये पेपर का पैटर्न है। पेपर पैटर्न में कुछ और बातें मैं आपको ऐड बता देती हूँ। आपको यहाँ पर कैलकुलेटर मिलता है, आपको कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो आपको कैलकुलेशन, हायर कैलकुलेशन लाइक लोग, एंटी लोग या ई की पावर सॉल्व करना है, ये सब आपको कैलकुलेटर वहां पर अवेलेबल होगा, अलाउड होता है। वो स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन होती है ना,
ऑनलाइन पेपर होता है तो ऑनलाइन में ही आपको कैलकुलेटर अवेलेबल है, ठीक है। कुछ और पेपर के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका। बस यही पेपर पैटर्न है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानने की जरूरत है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में अभी फिलहाल आ रहा होगा, एंड द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी मार्क्स वी नीड फॉर द आईआईटी, कि हमें अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है, बेस्ट आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, इस तरह से, तो हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए 100 में से, मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए, या हमारी रैंक। देखो रैंक होती है वो डिपेंड करती है रिजल्ट पे, पर एक मार्क्स आप अपने डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारे इतने मार्क्स आते हैं तो हमें ये आईआईटी मिल जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर बटन नजर आ रहा होगा, आई बटन, वहां पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ये नजर भी आ रहा होगा, तो आप उसे क्लिक करें, वो आप वीडियो देख सकते हैं। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगी कि 100 में से कितने मार्क्स की जरूरत है अगर आप आईआईटी में एडमिशन चाहते हैं या किसी एनआईटी में एडमिशन चाहते हैं। तो ये तो बात हो गई पेपर पैटर्न और एडमिशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है सिलेबस। अब मैं आपको सिलेबस शो करना चाहूंगी। सो द सिलेबस इज दैट, सिलेबस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं हम, मे बी जूम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, या जूम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मेरा सिलेबस है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ये 2022 का सिलेबस है, बट कोई ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है सिलेबस में, एक दो टॉपिक ऐड या कट होगा, वो आपको साथ साथ अपडेट होगा, वैसे होने नहीं वाला है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। अगर मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँ आपसे, तो देखिए सिलेबस में क्या है कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री आने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है। फिजिकल कितने मार्क्स की आने वाली है, 33 मार्क्स। ऑर्गेनिक कितने मार्क्स की आएगी, 33 मार्क्स। इनऑर्गेनिक भी अप्रॉक्सीमेटली 33। मतलब अब ये कहोगे कि पेपर तो 99 मार्क्स का बना है, अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी ये 35 की आ जाए, ये 30, इस तरह से कुछ भी चेंज हो सकता है, ये 34 की है, जैसे भी कुछ बनेगा, तो ऐसा होता रहता है। पर जो जर्नल बात आती है, जो जर्नल अगर मैं आपको बताना चाहूंगी सिलेबस के रिगार्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका सिलेबस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस को 3 मंथ में कवर करना होगा। 3 मंथ्स इज सफिशिएंट फॉर द अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए मिनिमम आपको 3 मंथ देने हैं, ये मैंडेटरी है। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक को आप 1 महीने या 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, मतलब विद इन द 1.5 मंथ भी खत्म हो जाती है इनऑर्गेनिक, बहुत कम सिलेबस है। इसका जो सिलेबस है वो लेस है। ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है सारा का सारा इंटरलिंकिंग है, अगर पहला चैप्टर आएगा तभी आपको लास्ट वाला चैप्टर आएगा, वरना नहीं आएगा। इंटरलिंक या इंटरलिंकिंग सिलेबस है। फिजिकल का अपना सिलेबस है, वो अलग है, उसका सिलेबस वास्ट है, थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, फिजिकल की यूनिट थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा वास्ट सिलेबस है, ठीक है, और इसमें हमें न्यूमेरिकल भी अप्रोच करनी है। तो अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहूँ तो सिलेबस में मेरा यही रहेगा कि आपको सिलेबस तो करना ही करना है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन मस्ट वॉच द सिलेबस। एक बार आप अपने सिलेबस को देखिए, हाँ आपको सिलेबस देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो हमारा क्लास 12th वाला, ये क्लास 11th वाला, ये जो हम बीएससी में पढ़ रहे हैं बीएससी वाला सिलेबस है, अच्छी बात है, बिल्कुल बीएससी वाला सिलेबस है और कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, बट स्टिल अगर बीएससी वाला सिलेबस है फिर तो हर बीएससी वाला बच्चा इस पेपर को क्रैक कर सकता है, हर बीएससी वाला बच्चा इस पेपर को क्रैक कर सकता है। तो आपको कैसे देखना है कि सिलेबस के बाद जो मेन चीज देखनी होती है, दिस इज द पेपर। आपको पेपर एनालिसिस देखना होगा। पेपर एनालिसिस का मतलब है कि आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पेपर का, 2021 का पेपर देखिए, 2022 का पेपर देखिए, जो भी आपको पेपर अवेलेबल है एक बार वो पेपर को देखिए कि बीएससी का सिलेबस तो था बट पेपर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, मैटर वो करेगा। ये सबसे मेन बात है। अगर आप सिलेबस देखोगे, मैं ये नहीं कह रही कि सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन आएगा। सपोज आपका यहाँ पर टॉपिक है, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे इन्होंने लिखा है केमिकल काइनेटिक्स में ये सारा सिलेबस है, तो ये केमिकल काइनेटिक का सिलेबस तो हमने बीएससी में भी पढ़ रखा है, पर क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये बहुत अलग चीज है, थोड़ा पेपर का लेवल अलग होता है इसमें। और सिलेबस से मुझे याद आया, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो सिलेबस आपको कवर करना है वो इस तरह से करना है कि आपका थोड़ा एडवांस पोर्शन भी हो जाए, लाइक गेट और सीएसआईआर नेट का भी पोर्शन कवर होता रहे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसके लिए कवर होता रहे कुछ, क्योंकि अगर आप गेट या सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करते हो तब भी आपको यही सिलेबस मिलेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सिलेबस में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, मेन टारगेट आपका सिलेबस कवर करना है। अगर इफ थोड़ा सा सिलेबस के बाहर भी अगर आपने कवर कर लिया तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, अच्छा है, आपने ज़्यादा कर लिया, कम नहीं करना।
जो उसने सिलेबस में लिख रखा है उतना तो करना ही करना है, उसके अंदर चाहे 10 टॉपिक एक्स्ट्रा क्यों ना कर ले। तो सिलेबस आपका सबसे मैंडेटरी चीज़ है। एक बार अपने सिलेबस को देखिएगा, अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, पेपर एनालिसिस देख लेना कि केमिकल काइनेटिक्स इसने लिख रखा था तो क्वेश्चन क्या आया केमिकल काइनेटिक्स का, उसका लेवल देखिएगा कि क्या आपने बीएससी में वो क्वेश्चन किया है या नहीं किया। सो ये सिलेबस की बारी है। उसके बाद आती है बुक्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेन जो रोल प्ले करने वाली है वो बुक्स ही रोल प्ले करेंगी आपकी। बुक्स कैसे रोल प्ले करेंगी, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकेंड ईयर में हैं या आप थर्ड ईयर में हैं बीएससी, या आपने ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप आउट बच्चे हो आप, ड्रॉप ईयर है, तो आप कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे बुक्स से, मैं आपको बता रही हूँ। बुक्स इज अ मैंडेटरी। कुछ किताबें हैं जो आपको मैंडेटरी हैं। अच्छा, अब उनके नाम्स पूछेंगे तो आप उनको पढ़ना भी चाहेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी बुक्स आईआईटी जैम की आपको फ्रीली मिल जाती हैं। कहाँ पर आपको, अभी जस्ट मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर फ्रीली है। आपको मेरी साइट ओपन करनी है, जस्ट ओपन माई साइट। यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये मेरी साइट है अलियम केमिस्ट्री चैनल की। आप इस साइट को विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर लिख रखा है फॉर द केमिस्ट्री बुक्स पीडीएफ, तो क्लिक कर दें इसको। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखो आपको सारी बुक्स पीडीएफ की फॉर्म में मिल गई हैं, ऑल बुक्स, और उनके नीचे नाम भी लिख रखा है, सारी किताबें हैं। आईआईटी जैम के लिए जो भी बुक्स की ज़रूरत है वो हर बुक मैंने यहाँ पर डाल रखी है। अब मैंने यहाँ पे सिलेबस ओपन कर रखा था। सपोज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लेडन पढ़नी है, सो दिस इज द क्लेडन। जस्ट बुक को क्लिक करें और बुक आपकी आपके पास आ गई। ये बुक ओपन हो जाएगी, फ्रीली कंटेंट है, सबके लिए है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 2 दिन के लिए ओपन है ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, फॉर एवर, पूरी जिंदगी के लिए मैंने ये साइट बना रखी है। आपको जस्ट साइट पर जाना है और अपनी यहाँ पर चीज़ों को देखना है, जो भी आपको नीड है। सपोज आपको प्रीवियस पेपर चाहिए तो इसको क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आपके पास सारे प्रीवियस ईयर पेपर आ जाएंगे। असाइनमेंट चाहिए, प्रैक्टिस बुक चाहिए, एवरीथिंग। ये देखो यहाँ पर पेपर है 2010, 11, 12, हर पेपर यहाँ पर मैंशन है। तो अब बारी आती है बुक्स को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है ना तो मैंडेटरी है कि आप बुक्स को पढ़ेंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो आप आईआईटी जैम की तैयारी बुक से करेंगे। और प्रॉब्लम आती है कि मैम बुक को पढ़ने चलते हैं तो बुक समझ में नहीं आती। हर टीचर यही कहता है कि बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ो अगर आप फर्स्ट ईयर है, पर बुक समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, बुक्स ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तब भी आपको बुक्स को फॉलो करना चाहिए, तब भी आप बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट है और आपके पास, क्योंकि बीएससी का टाइम मतलब आपको फाइनल ईयर अपनी बीएससी पर भी ध्यान होता है, तो यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं होता कि बुक्स को करें, क्योंकि अगर आप मैंडेटरी नहीं करेंगे तो आपके थोड़े मार्क्स भी कम आने के चांसेस है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के। अगर आप ड्रॉप ईयर हैं तो मैंडेटरी है कि आपको बुक्स तो पढ़नी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होगा ड्रॉप ईयर वाले बच्चे के पास, तो उसको बुक्स पढ़नी है। ठीक है, ये बात है कि हमें बुक्स पढ़नी है, पर बुक्स को पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक पढ़नी है। ऑर्गेनिक के लिए बहुत सारी किताबें हैं, जैसे क्लेडन है और बहुत सारी बुक्स हैं। आपको अपने बेसिक बनाने हैं बुक से, तो ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा आई का। यहाँ पर आई बटन को जैसे क्लिक करोगे, वहाँ एक मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है कि अगर आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है तो कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए और कौन सी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कोई मैंडेटरी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेन बात मुझे ये बतानी थी कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप बुक्स को मैंडेटरी मानकर चले, ये मस्ट है। यहाँ पर प्रायोरिटी बुक्स को फर्स्ट दी जाएगी, सेकेंड प्रायोरिटी आप कोचिंग को दे सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर आप बुक पढ़ रहे हो और आपको बुक पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने कॉलेज के टीचर से पूछो या हमसे पूछ लो, ठीक है। बट सेकेंड ईयर वाले बच्चे के पास क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इसी के साथ होगी कोचिंग। दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है कि कोई फैक्टर आपका डोमिनेंस नहीं कर रहा है। उसके बाद थर्ड ईयर स्टूडेंट है, उसका जो मेन प्रायोरिटी जाएगी वो कोचिंग को जाएगी। उसकी मेन प्रायोरिटी कोचिंग को जानी चाहिए, बुक्स को नहीं जानी चाहिए। ड्रॉप ईयर वाले के पास बुक्स एंड कोचिंग अगेन बोथ, उसके पास तो दोनों ही टाइम है, कोचिंग और बुक्स दोनों एक साथ उसे कवर करनी है। तो बुक्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता भी दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा कि कौन सी बुक पढ़नी है बेसिक से एडवांस तक। क्लेडन पढ़नी है। और अच्छा, अगर आप अपनी परचेज करना चाहते हो तो मैं 3 बुक्स आपको बता देती हूँ जिन्हें आप परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप उन्हें परचेज करना, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यू विल बी परचेज द पूरी शर्मा पठानिया। अगर आप अपनी पर्सनल पढ़ना चाहते हैं, आपको पीडीएफ नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक के लिए यू विल बी परचेज द क्लेडन बुक, आप क्लेडन बुक को परचेज करें। एंड इनऑर्गेनिक के लिए जेम्स हुई, द बेस्ट बुक फॉर द आईआईटी जैम, जेम्स हुई। ये सबसे बेस्ट बुक का कलेक्शन मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इफ़ यू परचेज, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इन 3 किताबों को अपने पास परचेज कर सकते हैं। ये वो बुक्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देगी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है,
और थर्ड ईयर वालों के पास अगर टाइम है तो बुक्स को फॉलो करें, अदरवाइज टाइम होता नहीं है। और ड्रॉप ईयर वालों कोई भी बच्चा है तो उसके पास ये बुक्स तो मैंडेटरी उसे पढ़नी चाहिए। पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट, बहुत मतलब इसमें सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। क्लेडन फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लेडन के कौन से चैप्टर कवर करने चाहिए ये आपको वीडियो में मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप आराम से उन वीडियोस को देखना। उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए हुई, और अगर आप IIT JAM का पेपर भी देखोगे तो इनऑर्गेनिक का यहाँ से आता है, ऑर्गेनिक का यहाँ से डायरेक्ट पेपर आता है। हालांकि फिजिकल का यहाँ से नहीं आता, बिकॉज फिजिकल का आता है न्यूमेरिकल, तो वो कहीं से भी आ सकता है। तो बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। नाउ द मेन पॉइंट, कोचिंग लेना चाहिए नहीं, कोचिंग इज नीड और नॉट। आपका सबसे बड़ा यही क्वेश्चन आता है, नीड और नॉट, क्या हम बिना कोचिंग के IIT JAM क्रैक कर सकते हैं? देखो बच्चा, अब मैं आपको इसके बारे में क्लियर कट बताना चाहूंगी। कोचिंग इज नीड, आपको ज़रूरत पड़ेगी कोचिंग की, और वो सिर्फ ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और बुक्स को समझना बड़ा मुश्किल है विदाउट कोचिंग। तो मेरा ऐसा मानना है, यू विल बी टेक योर कोचिंग, आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप ज़्यादा सोचिए मत कि ये कोचिंग ज्वाइन करें या वो करें, जो भी आपको जिसका ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है आप ज्वाइन कर लें अपनी कोचिंग को। प्राइजेस का क्या है कि देखो, इतना जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ IIT JAM की जितनी भी कोचिंग अवेलेबल है, किसी की भी इतनी कॉस्ट नहीं है। मैं कोई भी इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट अगर वो कोचिंग प्रोवाइड करा रहा है तो कोई किसी की फीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड करेंगे। आप अपने जो डेली यूज़ के थोड़े क्या बोलते हैं उन्हें, खर्चे जो होते हैं आपके, उनको थोड़ा कम कर लें और आप आराम से इन कोचिंग को ले सकते हैं, क्योंकि कोचिंग से आपका 100% चांसेस हो जाता है कि आप एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कोचिंग इज़ मैंडेटरी, क्योंकि कोचिंग से क्या होता है, आपकी जब आप कोचिंग करेंगे ना, तो जो आपको टीचर पढ़ा रहा होगा वो आपके बेसिक से पढ़ावे, आपको बेसिक से पढ़ाएगा। बेसिक पढ़ाएगा तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपके एडवांस पोर्शन पर वो आपको लेकर जाएगा। और कोचिंग लेने के बाद आप कोई भी बुक उठाकर देखिए, चाहे क्लेडन, चाहे पूरी शर्मा, कोई भी, यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माई पर्सनल व्यू, मैं आपको बता रही हूँ। आपको कोई भी कोचिंग अगर करनी है तो यू विल बी डू। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो कि मैम कौन सी कोचिंग करनी है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, वहां से आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरा इंस्टा का लिंक है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पर्सनली पूछना है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो बच्चा कोचिंग के बिना बात नहीं बनेगी। मैं इतना बता दूं, आप कोचिंग के, आप बिना कोचिंग में ऐसे ढूंढते रहेंगे। आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, इवन मेरा खुद का चैनल है, ये एलियम केमिस्ट्री चैनल खुद का चैनल है मेरा, जहां मैं IIT JAM की प्रिपरेशन कराती हूँ। बट स्टिल बच्चे, पूरे यूट्यूब पर आप कहीं भी देख लें, आपको फ्रीली कंटेंट कंप्लीट नहीं मिल सकता। ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, कंप्लीट कंटेंट आपको कहीं, क्योंकि कोई फ्री नहीं पढ़ा सकता, दिस इज मैंडेटरी। तो उनका कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वाई यू टेका, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पर बैठते हो, IIT JAM की प्रिपरेशन के लिए किसी टीचर से एक चैप्टर पढ़ लिया, किसी ने दूसरा पढ़ा रखा है उससे दूसरा पढ़ लिया। आप क्या कर रहे हो, ये आपका क्या हो रहा है, आपके कंसेप्ट ही मिसगाइड हो रहे हैं, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का वे अलग है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, यू कैन ज्वाइन द कोचिंग। एक कोचिंग को ज्वाइन करो, एटलीस्ट उसके टीचर, उस टीचर के ही सारे कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए, वो अपने पॉइंट से आपका सिलेबस कवर कराएगा। थोड़ा सा अगर आपको पर्सनल ओपिनियन जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये कोचिंग का है, दिस इज वेरी वेरी नीड। ऐसा नहीं है कि आप बिना कोचिंग के, हाँ आप बिना कोचिंग के कब कर सकते हो, अगर आपका जो जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप BSc की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आपको हर चीज़ पढ़ाई जा रही है। अगर आप जहाँ से BSc कर रहे हैं ना, वहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो रही है। आपको वो ये सारी किताबें पढ़ा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, पूरी शर्मा पठानिया, क्लेडन, जेम्स हुई, ब्रूसी और पाविया स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें हमारा कॉलेज ये सारी चीज़ें दे रहा है तो आप कोचिंग मत लेना, बट स्टिल चेक करने के लिए कि हमारा कोचिंग, हमारा कॉलेज हमें ये सब प्रोवाइड करा रहा है, तो जैम का PYQ देख लिया करो। एक बार जैम का PYQ लगा लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे इजी वे बता रही हूँ मैं आपको, ये क्या करो, आपने कोई भी यूट्यूब पर देखा या कोई कुछ भी फ्रीली कंटेंट, क्योंकि सब फ्रीली कंटेंट पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो सबने किसी का फ्रीली कंटेंट में अपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, उसने पूरा केमिकल काइनेटिक पढ़ा रखा है, आपने केमिकल काइनेटिक पढ़ लिया। केमिकल काइनेटिक पढ़ने के बाद जरा जैम के PYQ लगा कर देख लेना, अगर आपने वो सॉल्व कर दिए, सारे जैम के PYQ आपके सॉल्व हो गए, देन दिस इज द बेस्ट, वो बेस्ट है। यही एक तरीका है, क्योंकि आप समझ गए हैं उसकी बातों को, तो आप पढ़ सकते हैं वहां से। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग की नीड है, उसकी ज़रूरत है आज के टाइम में, ठीक है। आपके कम टाइम में आपको सारा कवर करना होता है सिलेबस, ओके।
ओके, सो नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दिस इज द नोट्स, कि नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो नोट्स का बड़ा सिंपल वे है, मैं आपको इसके लिए बहुत सिंपल बताना चाहूँगी। नोट्स कैसे तैयार करने हैं, सबसे पहले जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, जनरली आपके टीचर जो पढ़ाते हैं ना, मैं बता रही हूँ, कोई भी अगर वो पढ़ा रहा है आपको, तो टीचर के जो नोट्स होते हैं, टीचर नोट्स यानी कि जो आपके लेक्चर के नोट्स होते हैं, जो आप टीचर वहाँ पढ़ा रहा होता है। सपोज मैं अपने चैनल पर कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, दैट्स ठीक है, तो मैं वहाँ पर जो बोर्ड पर लिखती हूँ, आपको वो कमेंट सेक्शन सॉरी फॉर दैट, वो आप अपनी नोटबुक में उसे लिखेंगे। आप उसे अपनी नोटबुक में आपने लिख दिया, दिस इज योर लेक्चर नोट्स उन्हें हम बोलते हैं। तो लेक्चर नोट्स आपके बन गए। लेक्चर नोट्स बनने के बाद आपको क्या करना है, उसी दिन उस चीज़ को बुक से पढ़ना है। बुक्स आपके पास अवेलेबल है, हर किताब बुक से अवेलेबल है, तो वो चैप्टर आपको बुक से पढ़ना है। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको नजर आती हैं तो अपने लेक्चर नोट्स के अंदर ही हाईलाइटर से, क्योंकि अगर आपने ब्लैक पेन से लिखा है ब्लू से, तो रेड कलर से बुक की बात लिख देना कि बुक में एक एक्स्ट्रा बात ये लिखी हुई थी। इससे क्या होगा कि आपके लेक्चर नोट और आपकी बुक दोनों आपके नोट्स में कन्फर्म होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें नोट्स का पीडीएफ दे दो, तो कोई फायदा नहीं है। आप मेरे से मेरे सारे नोट्स का पीडीएफ ले लो, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है तो नोट्स अपने होने चाहिए, सेल्फ नोट्स होने चाहिए, और सेल्फ नोट्स से ऊपर कुछ नोट्स नहीं है। ठीक है, मेरे सेल्फ नोट्स ले लो तो वो मेरे को समझ आएंगे, वो आपको थोड़ी समझ में आ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कोशिश कर लेंगे समझने की, यू विल बी अंडरस्टैंड, बट वो बात नहीं बन पाएगी जो अपने नोट से होती है। तो मेक योर सेल्फ नोट, आप अपने सेल्फ नोट बनाएं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो, या कोई भी जिससे सब भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने लेक्चर नोट्स बनाएं। उसके बाद अपनी बुक को पढ़ें, बुक से कुछ अच्छा लगता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, या बाई चांस टीचर नहीं बता पाया, यू विल बी राइट इन योर नोट्स। वहीं पर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन भी आप साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसे लिखिए अपनी नोटबुक में, और उसके बाद जाकर बुक को पढ़े। बुक को पढ़ने के बाद आप वहाँ को कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो टीचर के नोट्स इज सफिशिएंट, वो मोर देन सफिशिएंट होता है। आप कहीं भी देख लें, सफिशिएंट आपके नोट्स आते हैं। एंड ऑफ द डे नोट्स ही आपके काम आएंगे। तो नोट्स का बड़ा सिंपल तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस का क्या होता है कि प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट्स लगानी पड़ती हैं, आपको प्रैक्टिस शीट्स लगानी पड़ती हैं। और इस बार मैं 23 वालों के लिए ऐसा लेकर आई हूँ, आप देख भी सकते हैं। अगर आप मेरी साइट को ओपन कर रहे हैं तो इस बार ऐसा मैंने किया है। अगर आप मेरी साइट पर जाते हो तो यहाँ है फॉर असाइनमेंट एंड द प्रैक्टिस बुक, फॉर असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस बुक। अब आप सोच रहे हैं कि मैम यहाँ पर एक कॉलम है नोट्स एंड स्टडी मटेरियल का, तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट डालूंगी, शॉर्ट नोट्स हो गए या कोई ट्रिक्स होगी, कुछ ऐसी चीज़ें मैं वो यहाँ पर शेयर करूंगी। असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस बुक, तो आप जैसे असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस बुक को ओपन करते हैं, अभी आपसे ये ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने डालना स्टार्ट नहीं किया, मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर इन सबको डालने वाली हूँ। तो असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस बुक के लिए मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगी। तो असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस शीट आपको जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपका बेहतर है। प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है, IIT JAM केमिस्ट्री के लिए कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें कंप्लीट अच्छे से प्रैक्टिस है। वो हर टीचर अपने अकॉर्डिंग कराता है। हालांकि मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, आपको प्रैक्टिस करनी है हमेशा बेसिक से, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो आपसे कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिस इज द मेन मंत्र। ये आपका मेन मंत्र होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले क्या करो, जैसे टीचर ने पढ़ाया, सपोज अगर आज मैंने सीके पढ़ाया आपको केमिकल काइनेटिक्स, और मैंने उसमें बताया कि बच्चे ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाला जाएगा। आप क्या करें, आपके पास कुछ फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स हैं, लाइक आपके पास KL कपूर होगी, हरीशकेश चटर्जी होगी, मतलब मैंने ये अपनी वीडियो में बता रखा है किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो आप उनके पहले 4 या 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए। इफ़ यू सॉल्व दैट तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर आपका पहला और दूसरा तीसरा न्यूमेरिकल ही नहीं सॉल्व हो रहा है तो दोबारा से अपने टॉपिक को पढ़ो, यानी आपके टॉपिक में कुछ गड़बड़ है, अभी आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, फिर न्यूमेरिकल ट्राई करो। हाँ अब होने लग गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा से टॉपिक को पढ़ो। यहाँ से नहीं पढ़ो दूसरी किताब से पढ़ो, यहाँ से नहीं आया किसी टीचर से समझ लो जाकर। ये तरीका होता है न्यूमेरिकल्स का। एक बार आपके बेसिक न्यूमेरिकल बनने स्टार्ट हो गए तो एडवांस बनाने बहुत आसान न्यूमेरिकल है। एडवांस न्यूमेरिकल कहाँ होते हैं, कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी प्रैक्टिस शीट है, उसके लास्ट के 10 क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन हमेशा एडवांस न्यूमेरिकल होते हैं। अब IIT JAM में क्या आते हैं, बेसिक के एडवांस, तो देखो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, तो वो कुछ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, बट अब जो चांसेस होते हैं वो थोड़ा एडवांस पोर्शन आने के फुल एंड फाइनल चांसेस होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि न्यूमेरिकल अप्रोच की सबसे बेस्ट तरीका यही है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का क्या न्यूमेरिकल होगा, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आती हैं, और ऑर्गेनिक की रिएक्शंस के लिए यू विल बी ट्राई द मिक्स क्वेश्चन। मैं आपको मिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। मिक्स क्वेश्चन का मतलब है जिसके अंदर हर एक ऑर्गेनिक का कंसेप्ट लगने वाला है,
ठीक है। तो प्रैक्टिस तो मैं आपकी खुद ही करा सकती हूँ, आपको मेरे चैनल पर प्रैक्टिस मिल जाएगी। थ्योरी नहीं मैं पढ़ाती, इतना कम पढ़ाती हूँ थ्योरी, आपको मेरे चैनल पर प्रैक्टिस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो मेरी अप्रोच यही रहेगी आपके लिए कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले असाइनमेंट लगाएं। कौन सी? बेसिक असाइनमेंट, उसके बाद एडवांस असाइनमेंट। मैं जो डालूंगी हमेशा पहले बेसिक डालती हूँ फिर एडवांस। प्रैक्टिस शीट अगर मैंने डाली है तो बेसिक असाइनमेंट फिर आपकी एडवांस। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, सपोज आपने केमिकल काइनेटिक पढ़ा, आपने बेसिक असाइनमेंट लगा दी, एडवांस असाइनमेंट लगा दी। अब कैसे पता चलेगा कि ये चैप्टर तैयार है? लास्ट में कौन काम आता है हमारा? जैम का पीवाईक्यू। जैम का पीवाईक्यू स्टार्ट करो, अगर आपसे क्वेश्चन हो गए वेरी गुड, फिर आप थोड़ा गेट के पीवाईक्यू स्टार्ट कर दो, गेट के पीवाईक्यू, गेट के प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर दो, वो भी हो गए तो वेरी गुड। तो ये तरीका है। अगर नहीं होते हैं तो दोबारा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, जैसे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, आपसे नहीं हुआ तो दोबारा से जाकर अपने नोटबुक पे एसएसए को रीड आउट करें। समझ में नहीं आया तो बुक से पढ़कर देखिए कि क्या गलती है। ये एक तरीका है प्रैक्टिस करने का। साथ साथ आपको प्रैक्टिस, जितनी आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लैग करके चलेंगे, बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है और लास्ट तक कुछ नहीं बनता फिर। नेक्स्ट आता है हाउ वी स्टार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बच्चे का कि हमें जैम 2023 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना चाहिए। देखो आप इसके चाहे 10 स्टार्ट ले लो, 20 स्टार्टअप ले लो, ये स्टार्ट कभी खत्म ही नहीं होता। स्टार्ट का कोई मतलब ही नहीं है। आपको सोचा है, आपने डिसाइड किया है, देन यू विल बी ट्राई। आप शुरू हो जाए अपनी IIT जैम की प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए इतना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा सा स्टार्ट नहीं समझ आता। देखो मैं आपको स्टार्ट बताना चाहूँगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट लेना चाहते हो तो आप पहले ना यूनिट कन्वर्जन देख लो। बस आप यूनिट कन्वर्जन की एक वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अच्छे से देखो उस वीडियो को। मैंने 1 घंटा पढ़ाया उस वीडियो में, समझाया है कि कैसे कैसे होता है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, बाकी आपकी अपने आप ही फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इनऑर्गेनिक के लिए आपको क्या आना चाहिए? इनऑर्गेनिक के लिए आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, SPDF। इसके लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने बता रखा है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाता है। ऑर्गेनिक के लिए क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक के लिए हाँ यहाँ थोड़ा सा है। ऑर्गेनिक के लिए हमें क्या आना चाहिए कि हमें बेसिक ऑर्गेनिक की नहीं समझ में आती, तो ऑर्गेनिक के लिए क्योंकि कोई किताब ही नहीं है ना जो ऑर्गेनिक पढ़ाए, इसके लिए मैं आपको इतना कहूँगी कि आप 11th एंड 12th की NCERT को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको स्टार्टअप लेना है ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 11th एंड 12th की NCERT को एक बार रीड आउट कर लेना। ये नहीं कह रही हूँ कि वो कैसा है क्या है, क्योंकि हमें जो जैम के लिए ऑर्गेनिक चाहिए होती है वो थोड़ी अलग लेवल की ऑर्गेनिक चाहिए होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्ट करनी है ना अपनी तैयारी, फिजिकल के लिए यूनिट कन्वर्जन, ऑर्गेनिक के लिए 11th एंड 12th की NCERT को एक बार पढ़ लें कि क्या कह रही है वो NCERT। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ सीखने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, देन यू विल बी डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का मतलब खाली ये नहीं कि आपको एलिमेंट, आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, आपको मास नंबर आना चाहिए निकालना, क्लियर, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए। ये बातें आपकी मैंडेटरी हैं। अगर आपको ये सब आता है तो ये सब अगर आप कर पा रहे हो देन यू विल बी स्टार्ट। आप अपनी प्रिपरेशन को उसी दिन से स्टार्ट कर दें। अब अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में हैं तो मैंने आपको बताया है आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। BSc फर्स्ट ईयर का मतलब है यू विल बी प्रिपेयर, आप स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन। पर वहां पर अगर BSc फर्स्ट ईयर में तो आप ऐसे कर लेना 60-40 का रेशियो बना लो। 60% आप अपनी BSc की पढ़ाई पर ध्यान दो और 40% आप अपना जैम को दे। 40% जैम को अपना डे का 1% दे। अगर आप BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तो वहां पर आपका क्या हो जाना चाहिए? अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है वहां भी 60-40 का रेशियो रहेगा। 60-40 में क्या रहेगा कि 60% जैम को देना है और 40% आपको अपनी BSc स्टडीज को देना है। बट अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट में आ गए हैं, BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट है, देन यू विल बी गो टू द 90% आपको अपना जैम देना पड़ेगा। 90% जैम और सिर्फ 10% अपनी BSc की स्टडी को दो। और अगर आप ड्रॉप ईयर है तो डेफिनेटली आपको 100% अपना जैम को देना है, क्योंकि और कोई दूसरा काम होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। अब जितना टाइम आप अपने जैम की प्रिपरेशन को देंगे यहाँ पर उतने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ आइडिया लिखा है। अब आप देखिए कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में है तो पहले यूनिट कन्वर्जन को सीखिए अच्छे से। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन आ गया BSc फर्स्ट ईयर वालों को, उसके बाद आप अपनी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करें। बुक्स समझ में आती हैं? ठीक है, नहीं कोई भी यूट्यूब पर देख लो वीडियो या कोई अनअकैडमी पर वीडियो देख लो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है।
मेरे से पढ़ लो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आपको सेकेंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी आपने, और नहीं किया तो कर लेना। सेकेंड ईयर में आप पहले ये 3 चीज़ें सीख लें। ये 3 चीज़ें अगर आप कर डन हो गया तो उसके बाद आप कोचिंग, या साथ साथ भी इनको सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये आएंगी तभी कोचिंग ज्वाइन होगी, ऐसा नहीं है। इनको साथ साथ आप पढ़ सकते हैं और कोचिंग अपनी ज्वाइन कर ले यहाँ पे। थर्ड ईयर के अंदर तो मैंडेटरी है जी, कोचिंग तो ज्वाइन कर ही ली होगी आपने। थर्ड ईयर के अंदर अगर आपने नहीं किया तो कर लेना, कोचिंग इज मैंडेटरी, कोचिंग ज्वाइन कर लो। और ड्रॉप ईयर वालों को भी कोचिंग ज्वाइन करना है, तो उनका कोई ऐसा नहीं है, और कोचिंग वाले अपने हिसाब से सारा सिलेबस कवर करा देते हैं। ठीक है, मिनिमम कितना टाइम लगता है, 6 महीने सिलेबस को कवर करने में लगते हैं। ठीक है, मिनिमम 6 महीने लगते हैं, जिसमें 3 महीने ऑर्गेनिक खा जाती है और 3 महीने में फिजिकल और इनऑर्गेनिक में खत्म करना होता है। बाकी जो 6 महीने बचते हैं, अगर आप 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस में लगाएं। तो जितनी जल्दी सिलेबस खत्म करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस का वक्त मिलेगा, और प्रैक्टिस जितनी होगी उतना रैंक ऊपर बढ़ता है। ठीक है ना, रैंक आपका उतना ही बेस्ट होता रहेगा। तो स्टार्ट तो आपको ऐसे ही करना है, अपनी एक दिन नोटबुक उठाओ और उसके ऊपर यूनिट कन्वर्जन का पूरा कंटेंट लिखो। 11th-12th के एनसीईआरटी उठाओ, पढ़ो, पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, सिलेबस देखिए। ठीक है, जैम का पिछले साल का पेपर देखिए और फिर स्टार्ट हो जाओ। अगर ये सोचा है कि करूं या ना करूं, तो फिर देखो ये तो आपको पहले अपना मन ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो इस वीडियो को तो देखने का यही मतलब है कि आपको करना है। नेक्स्ट आता है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ड्रॉप ईयर, और ये मैं ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ कैसे कैसे करना है। बस एक बात याद रखनी है कि आपके जब आप जैम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो जैम की प्रिपरेशन में बीएससी आती है। जैम ये जो अगला और ये वाला पॉइंट है ना, मैं एक साथ बताऊंगी, स्टडी प्लान और ये मैनेज टाइम का पॉइंट होगा एक यहाँ पे, मैनेज टाइम विद द कॉलेज। मैं पहले ये वाला पॉइंट इसके साथ डिस्कस करूंगी। देखो, अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, तो आईआईटी जैम के अंदर उन्होंने साफ लिख रखा है कि आपके बीएससी के अंदर 55% होनी चाहिए, सिर्फ बीएससी में 55%। और हमारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, उनका क्यों नहीं जैम में मार्क्स बनते, वो क्या करते हैं, वो कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, वो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, उनके पास बीएससी तो चल ही रही है। वो क्या करते हैं भाई, आपको ये चीज़ सोचना है, क्योंकि आफ्टर बीएससी जब आप बीएससी पास आउट हो जाओगे, आप एमएससी के लिए एडमिशन जाते हो या कोई जॉब के लिए जा रहे हो, वट एवर, पीएचडी के, इंटीग्रेट पीएचडी के लिए जा रहे हो, तो वहाँ कोई आपके बीएससी के मार्क्स को नहीं देखने वाला है। वहाँ देखा जाएगा आपका जैम का स्कोर, वहाँ जैम का स्कोर देखा जाएगा। पर आप क्या करते हो, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, कोचिंग को सिर्फ 20% उसकी क्लासेस देते हो और सारा दिन बीएससी के काम में लगे रहते हो। 80% आप अपनी बीएससी को दे रहे होते हैं। तो जब आप जैम को ही 20% दे रहे हो तो जैम आपके मार्क्स थोड़ी लेकर आ जाएगा। आप चाहे बीएससी में 95% ले आओ, आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो क्यों आप 95% के लिए काम कर रहे हो, आपको 55 चाहिए ना, आप 60% के लिए काम करो। सिर्फ इतना होना चाहिए कि भाई मेरे बीएससी में 60% आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, पेरेंट्स थोड़ा बोलते हैं, आई नो वेरी वेल, मेरे को पता है, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आपके 60% नहीं आने, आप उनको थोड़ा बताएं कि हमें जैम को क्लियर करना है। मैटर ये आएगा भाई, अगले दिन बता देना अपने पेरेंट्स को कि लास्ट में जैम का स्कोर मैटर करता है। तो जितना जैम को वेटेज दी जाएगी, अगर आप जैम को जितना पढ़ाई करेंगे जैम के लिए, अपनी बीएससी को तो एडजस्ट करेंगे, बीएससी एडजस्ट होती है और यहाँ के बच्चे कोचिंग को एडजस्ट करते हैं, कोचिंग को लीव करके बीएससी को ज्वाइन करके बैठे रहते हैं, मतलब बीएससी की स्टडी कर रहे हैं। माना है कि करनी है, माना है कि करनी है, पर डोंट बी, आप इस बात को भूल जाते हैं कि जो आईआईटी जैम का टॉपर होता है, वट एवर, कोई भी टॉपर है, वो हमेशा क्या है, वो हमेशा बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है। कभी भी ड्रॉपर तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, टॉपर है। अब जो टॉपर होगा, आईआईटी जैम का जो टॉपर है, वो बीएससी फाइनल ईयर का है, तो क्या उसने बीएससी फाइनल ईयर में स्टडी नहीं करी? उसके पास भी तो बीएससी थी ना, अकेले आपके पास बीएससी नहीं होती है। आप सोचते हो कि नहीं नहीं बस मेरे को ही बीएससी करनी है और तो कोई दुनिया में कर ही नहीं रहा। अगर आईआईटी जैम का पेपर 20,000 बच्चे दे रहे हैं ना, तो 20,000 बच्चों के अंदर से 15,000 बच्चे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी फाइनल ईयर में होते हैं, और वो भी तो बीएससी दे रहे हैं ना। तो बीएससी की प्रिपरेशन तो वो भी कर रहे हैं, पर वो किस हिसाब से कर रहे हैं कि उनके 60% आ जाए। बाकी पूरा दिन उनका 24 घंटे में से 3 घंटे भी अगर आप बीएससी को दे रहे हो, तो बाकी आर्ट्स तो जैम को दो ना। और जितना जैम को आप टाइम देंगे उतना आपका काम बनेगा, उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे जैम में। पर यहाँ की सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ के बच्चे बीएससी को काम ज़्यादा देते हैं, टाइम ज़्यादा दे रहे हैं कि हमारा बीएससी का प्रैक्टिकल है। मेरे को हर रोज़ मैसेज आता है, मैम मेरे प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, हमारे पेपर स्टार्ट हो गया। भाई हो गए, अच्छी बात है। अब दिन में 24 आवर्स हैं, क्या आप 24 आवर्स में से 6 घंटे जैम को नहीं दे सकते? 6 आवर्स। अगर मैं आपको जो आपका स्टडी प्लान भी बताती हूँ ना, स्टडी प्लान बताती हूँ, तो एक दिन में 6 घंटे आपको जैम को देना चाहिए, सिर्फ 6 घंटे।
और शिफ्ट है बड़ी सिंपल सी, 2 घंटे सुबह खाना खाने से पहले सुबह, उसके बाद 2 घंटे शाम को लगाओ और 2 घंटे रात को लगाओ। 6 घंटे आपको जैम करना है। जैम की प्रिपरेशन में आप अपने दिन में से 6 घंटे आसानी से निकाल सकते हैं, पर आप निकालना नहीं चाहते क्योंकि आप तो अपने ऊपर एक टैग लेकर चलते रहेंगे सारा कि भाई मैं तो बीएससी की, कभी मेरे पेपर आ गए, ये आ गया वो आ गया, एक्सक्यूजेस आपके चलते रहते हैं। आपको एक्सक्यूजेस नहीं लेना है। तो 2 आवर्स आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम स्टडी प्लान में कि हम ऐसा करें कि फिजिकल सुबह पढ़े 2 घंटे, 2 घंटे ऑर्गेनिक, 2 घंटे इनऑर्गेनिक। नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। आप हमेशा 2 चीज़ों को साथ में लेकर चलिए, या तो फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे आप, या फिर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैंडेटरी है कि दोनों में चलती रहेगी पूरा साल, ठीक है, पूरा साल। बाकी अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप एक एक चीज़ को भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास 1 साल है 2 साल है, तो आप खाली फिजिकल को उठाकर चलें, साथ साथ ऑर्गेनिक आएगी तो ऑर्गेनिक को भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो ऐसा मेरा मानना है स्टडी प्लान के अंदर कि आपको फिजिकल पढ़ना है ऑर्गेनिक के साथ, ऑर्गेनिक पढ़ना है इनऑर्गेनिक के साथ। ये आपका मैंडेटरी चैप्टर है, मतलब ये मैंडेटरी टाइम टेबल रहेगा आपका, पर दिन में 6 घंटे आपको देने ही देने हैं। अच्छा, बेस्ट टाइम होता है कि अगर आपको स्टडी प्लान में बताऊं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप मॉर्निंग में 6 से 8 पढ़ लें, क्योंकि 8 बजे के बाद कॉलेज शुरू होता है, तो 6 से 8 आप अपना पढ़ सकते हैं। इसमें आप थ्योरी पढ़ लो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लो, वट जो भी। रात को अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं या जो भी है, तो आप रात की शिफ्टिंग लगा सकते हैं, बहुत बेहतर, 4-5 घंटे आराम से रात को पढ़ा जाता है। यहाँ पर आप अगर पूरा दिन में पढ़ना चाहते हैं तो 9 से 11 पढ़ लें आप रात को, 9 से 11। और दिन में अगर आप कॉलेज से आ जाते हैं 3 से 5 बजे तक पढ़ लें। मतलब इस तरह से कुछ आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, पर ध्यान रहे कि शिफ्टिंग में बनाना है। 6 आवर्स को रेशो में बनाना है, 2:2:2 रेशो में। 2-2 घंटे की शिफ्टिंग में आपको अपने स्टडी प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी जो संडे होता है, जिस दिन संडे होता है, दे कैन भी, आप संडे वाले दिन थोड़ा रिलैक्सेशन कर सकते हो। उस दिन थ्योरी मत पढ़ो, सिर्फ उस दिन प्रैक्टिस करो। उस दिन प्रैक्टिस करो, या जो भी आपने पढ़ा है उनको रिवाइज करो। संडे को दिन ही ऐसा बनाया जाए कि रिवाइज या प्रैक्टिस, ओनली रिवाइज एंड प्रैक्टिस, नथिंग थ्योरी, ठीक है। उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या ड्रॉप ईयर की मैं बात कर रही थी, तो जैम और बीएससी वाले जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर होता है, इनके पास होता है कि उनको अपनी बीएससी भी साथ में देखनी होती है। और जो ड्रॉपर होता है वो बेचारा डीमोटिवेट होकर बैठा होता है, उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसे बहुत। हाँ, ड्रॉप ईयर के पास टाइम बहुत होता है, अगर वो अपना 100% दे तो वो बहुत ही बेहतर निकल कर आएगा जैम के लिए, क्योंकि उसने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है। तो अगर आप ड्रॉप ईयर बच्चे हैं तो आप 100% अपना जैम को दें, ठीक है। आप स्टार्टिंग से, आप ये मत सोचो कि मेरे को तो सीके आता है, मैंने तो पिछले साल तैयारी करी थी, मेरे को ये आता है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे। आप सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे क्वांटम जीरो से सीखनी है, मुझे पीरियोडिक टेबल भी अभी आता नहीं है। आपको पहले अपना ये बेसिक तैयार हो जाएगा आपका। अगर आप ऐसा सोचेंगे नहीं मुझे सीखे तो आता है, मेरे को कोऑर्डिनेशन तो ये कर रखा है मैंने, ये नहीं मैं करता वो कर लेता हूँ, नहीं, आपको सारा सिलेबस स्टार्टिंग से करना होगा। यू विल बी स्टार्ट द सिलेबस फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब यहाँ पर बारी आती है एक और मेन बात कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों का क्या है कि जो बीएससी सेकंड ईयर में बच्चे हैं ना, उनके दिमाग में इस वक्त एक बात चल रही है कि हमारे पास 1 साल है, तो वो 1 साल का सोचेंगे कि हम इस बार नहीं करते, हम अपनी बीएससी के पेपर अभी दे देते हैं, इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, जैम की तैयारी में जाएंगे। और जब वो ऐसा जाएंगे तो थोड़ा उनके लिए लेट हो जाता है, और फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ड्रॉप करके अगले साल तैयारी करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी अभी आपके एग्जाम में 6 महीने हैं, 2 महीने है, 1 महीना है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, जितने भी ईयर्स हैं, यू विल बी स्टार्ट। अगर आपको जैम करना है, अगर आप किसी अच्छी आईआईटी से एडमिशन कराना चाहते हो तो यू विल बी स्टार्ट। और खाली देखो, इस प्रिपरेशन से जो आप पढ़ रहे हैं, खाली एक पेपर नहीं क्लियर होता, आप बहुत सारे कर सकते हैं। आईआईटी जैम, गेट, ठीक है, आईआईटी जैम, गेट, जेएनयू का पेपर आप कर सकते हैं, बीएचयू पेपर क्लियर कर सकते हो, आप सीयू सेट पेपर क्लियर कर सकते हो। अपनी नॉलेज को, अब एक बात बताओ, इतनी तैयारी करोगे, सिर्फ एक पेपर थोड़ी हमें क्लियर करना है। आप किस किस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, जिसमें मैंने बता रखा है एक प्रिपरेशन से कितने सारे एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। सो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया इन द लास्ट, मेरे ख्याल से नहीं, अभी तो और भी पॉइंट्स है ना। बेसिक्स हमारे वीक है, ये कभी भी स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं किसी के। आपका हमेशा क्वेश्चन रहता है मेरे बेसिक्स बहुत वीक है, तो मैं कैसे अपने बेसिक्स को स्टार्ट करूँ। बेसिक कभी वीक होते नहीं है। आपको अगर ये पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो दैट्स अ बेसिक स्ट्रॉन्ग, आपके बेसिक अच्छे हैं। हाँ, अगर आपको यही नहीं पता है, तब आप किसी 10th क्लास या 9th क्लास या 11th या 12th की किताब को पढ़ें। अदरवाइज बेसिक का जो काम है वो आपके टीचर का काम है। जहाँ सर आप पढ़ रहे होंगे ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कोचिंग बहुत ज़रूरी है। टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, सपोज मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा काम होगा कि हमें, क्योंकि जो बेसिक चाहिए ना, वो किसके पर्पज से चाहिए, जैम के पर्पज से बेसिक चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि टीचर जो पढ़ाता है ना आपको, तो टीचर आपको बेसिक से स्टार्ट कराता है अपने आप। उसे पता है कि आप भूल गए होंगे,
आप ऐसा सोचते हो कि नहीं टीचर कहेगा कि आपने 12th में पढ़ा था। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे को पता है कि भाई 2 साल हो गए हैं आपको क्लास 12th को किए हुए, तो कहाँ याद रह जाता है। पिछले 2 साल में हल्की हल्की यादें रह जाती हैं। मैं अगर बताऊंगी ना, अगर मैं पढ़ा रही हूँ कि भाई क्लास 12th में आपने केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ा होगा ऑर्डर वाला, आपको केमिकल काइनेटिक्स याद नहीं आएगा, वो टीचर याद आएगा जिससे पढ़ा होगा, आसपास की बातें याद आएंगी, अपने दोस्त याद आएंगे। समझ रहे हैं? बेसिक नहीं याद आने वाला। बेसिक तो इसीलिए मैं या कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा होता है तो वो बेसिक से स्टार्ट करेगा कि बच्चे इसको ऐसे कहते हैं, इसको ऐसा कहते थे, फिर आपको अपने आप चीज़ें रिकॉल स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक आप खुद मत बनाएं, बेसिक टीचर को बनाने दें। एक काम अपने टीचर पर रहने दें, बेसिक आपके टीचर बनाएगा, ना कि आप बनाएंगे। ये बात मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर आपके खुद बेसिक बनाता है। अगर आप मेरी यहाँ पर चैनल पर कोई भी थ्योरी की क्लास देखोगे, आप हमेशा देखना वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फिर धीरे धीरे एडवांस में जाना आसान होता है। ठीक है? तो बेसिक का कोई ऐसा सीन नहीं है, बेसिक सबके वीक रहते हैं फॉर एवर जिंदगी के लिए। ठीक है? तो आप बेसिक हमेशा टीचर बनाता है, याद रखिएगा, टीचर बेसिक बनाएगा, आप अपने बेसिक मत बनाइए। उसके बाद आता है मोटिवेशन डोज। देखो, मोटिवेशन डोज की आपको ज़रूरत ना पड़े मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डोज है ये, और डोज क्या रहती है, विद इन अ लिमिट। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगी और फिर आपकी डोज खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है, आपको मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई आपने जो जैम का टारगेट चूज़ किया, वाई। अपने सवाल अपना हमेशा पूछ के रखना कि वाई यू स्टार्ट द जैम। अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि भाई हम इतना पढ़ते हैं, या हम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, या अपने फ्रेंड के सामने की, या वट एवर, कुछ भी बहुत सारा, या अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, अपनी फैमिली कंडीशन को ठीक करने के लिए आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे ऊपर और मोटिवेशन क्या चाहिए। मोटिवेशन डोज आप मेरे से दिन में 10 ले लो, पर क्या होगा, टाइम पीरियड तक खत्म हो जाएंगी तो आप पढ़ना बंद कर देंगे। फिर ऐसा नहीं है। अपने आप से डोज रखना, अपने आप से मतलब सोच के रखना कि वाई, क्यों स्टार्ट किया था, और बस। 2 तरीके हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि हमें मार्क्स के लिए करना है, बिल्कुल भाई, मार्क्स के लिए तो करना ही है, साथ ही साथ नॉलेज के लिए भी करना है। केमिस्ट्री की जो नॉलेज मिलती है ना जैम के पढ़ते हुए कि ये ऐसा क्यों होता है, वाई। सीके में क्या पढ़ाया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स में टीचर हमेशा क्या पढ़ाता है कि भाई अगर आपको रेट निकालना है ना, रेट हमेशा स्लो रिएक्शन का निकलेगा। आपका सवाल अब ये बनना चाहिए, वाई स्लो रिएक्शन का ही क्यों निकलता है, फास्ट का क्यों नहीं निकलता। ये चीज़ है जैम की कोचिंग में। ठीक है? तो मोटिवेशन डोज की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देख लेना टारगेट को चूज़ करने से पहले कि क्यों चूज़ कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा क्यों चूज़ किया था टारगेट। बस ये इतना इनफ है। अदर इशू में मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे किसी के भैया की शादी आ गई, किसी की बहन की शादी हो रही है, तो आपका गैप पड़ जाता है। तो आपका गैप पड़ जाता है, ठीक है ना। आपकी खुद की शादी हो गई है प्रिपरेशन करते करते, या आपको कहीं जाना पड़ गया, या बीमार हो गया, ये सब आपके क्या करते हैं, अदर इश्यूज में काउंट होता है। या आपके पेरेंट्स बीमार हो गए हैं, वट एवर, कोई भी वैसे हो ना, भगवान करे सब बढ़िया रहे, कुशल मंगल रहे, ठीक है ना। पर फिर भी कुछ भी हो सकता है, देखो टाइम है तो गैप आ जाता है। उस गैप को आपको कवर करना होता है, यू विल बी कवर। ये आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक है? आप बीमार हो जाते हैं, ये कुछ भी है, ठीक है, तो गैप को आपको कवर खुद ही करना पड़ेगा। और गैप को कवर करने का तरीका है कि आप मॉर्निंग में अपना मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाना। जब आपको लग रहा है कि आपकी 10 क्लासेस रह गई हैं देखनी, आपके 4 चैप्टर पढ़े हैं, आप मॉर्निंग को अपना इस चीज़ का बेनिफिट उठाइएगा। आप सुबह जल्दी उठ जाया करो, 4 बजे, 6 बजे, 7, जो भी आपका टाइम है, 5 बजे, उस टाइम उठकर आपको अपना गैप कवर करना है। द गैप विल बी कवर इन द मॉर्निंग सेशन, सबसे बेस्ट है। पर कवर करना है, अगर आप इसको बैकलॉग लेकर चलते रहेंगे तो ये कभी कवर ही नहीं होगा, और सबसे मेजर इशू जैम में यही बनकर रहेगा। तो अदर इश्यूज का तरीका यही है कि आप अपना गैप कवर करें। एंड द लास्ट, द मेन मंत्र, इसके लिए मेन मंत्र क्या होगा, अगर हम जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेन मंत्र होगा सिर्फ ये, बेस्ट वर्जन। आपको अपना बेस्ट वर्जन देना है, बाकी कुछ नहीं देखना। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, वर्जन ऑफ यू, अपना बेस्ट वर्जन दीजिए। ठीक है? जीरो से आप ये सोचकर चलना कि मैं जीरो पर हूँ, मैं जीरो पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है, 1 पर जाना है। सबसे बड़ा सफ़र है जिंदगी का। कोई 0% 1 पर जाना चाहता है तो जिंदगी का सबसे बड़ा सफ़र है। हालांकि मैथमेटिकल तो बहुत आसान है जाना, ये 0 है, ये 1 है, बहुत ईजी है जाना। पर रियलिटी में मेन मंत्र लाइफ का यही है कि जो 0 होता है ना, वही 1 बनता है। भाई मेन मंत्र जो शून्य है वही इकाई है। जो अपने आप को 0 से स्टार्ट कर सकता है वो ही आपका एंड ऑफ द डे फर्स्ट वो ही बनकर आएगा। ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है जो शून्य है वही इकाई है। और वो कैसे होगा, अपना बेस्ट वर्जन देते रहे, अपने पूरा डेडिकेट होकर पढ़ते रहे। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे ना, जैम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपका मन करेगा, अरे और सभी तो खेलने जा रहे हैं, सब मूवीज़ देखने जा रहे हैं, सब इधर उधर घूमने जा रहे हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो भाई आपका टीचर भी कहीं नहीं जाता।
आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी कहीं नहीं जा रहा है, उसकी भी दिवाली ऐसी है, उसका भी बर्थडे ऐसी ही गया है, ठीक है। एक साल अगर आप नहीं भी कुछ करोगे, एक साल आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, एक साल आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो, एक साल आप दिवाली होली कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगले साल आपका वही इतना बढ़िया बनकर जाएगा, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। IITs में जाओगे तो वहाँ अलग ही बात हो जाएगी ना, टैग लग जाएगा IIT का। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेन मंत्र यही है, एक साल सब कुछ, एक साल या 2 महीने या 3 महीने जितने भी हैं, यू कैन लीव कर दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो अगर ऐसा होता है कि कोई मूवी आती है, सपोज एक बच्चे ने मेरे को रिसेंटली बात कही थी कि मैम मेरा मन था कि मैं मनी हिस्ट मूवी वो वेब सीरीज देखूं, तो पर मैंने देखा नहीं। फिर मैंने उनको ये कहा कि क्या उन्हें फ़र्क पड़ेगा कि भाई इस बच्चे ने मूवी नहीं देखी आपकी, वेब सीरीज नहीं देखी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक साल दिवाली नहीं मनाओ, थोड़ा सा हल्का सा मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन करो, ठीक है, बाकी अपना टाइम पढ़ाई पर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगले साल उससे ज़्यादा डबल खुशी से मनाना फिर। उसके बाद इसके बाद आपके जो व्यूज़ हैं, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा। फिर भी आपका कोई डाउट है कि मैम मेरे को तो जैन 2023 की प्रिपरेशन में ये वाला डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। उसका सबसे बेनिफिट यही है कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, और आपका इस वीडियो को देखकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला है, या जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा है या कोई गलत भी लगा है, यू जस्ट राइट इन अ कमेंट सेक्शन। कभी भी कुछ लगे कि मैम ये दिक्कत आ रही है, इस वीडियो को आपने आज देख लिया, आज आपने नहीं लिखा कमेंट, 10-15 दिन के बाद कोई डाउट आ गया, तो यू विल बी राइट इन अ कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू, आई विल मेक अ वीडियो, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो मुझे दिखेंगे ना, चैनल वाले को सारे कमेंट दिखते हैं, और मुझे दिखेगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करना, लाइक करने से फॉर एवर के लिए मेरी वीडियो आपके पास रहेगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके कोई भी फ्रेंड जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर करिए। किसी की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए थे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।